Hello student, I am to discuss about neonatal jaundice. neonatal jaundice के अंदर हम डेफिनेशंस, मेटाबॉलिज्म, बिलीरुबिन का, टाइप ऑफ jaundice, कॉजेज और मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम न्यूनेटल हाइपर बिलीरुबिनिया के बारे में जान लेते हैं। हाइपर माने होता है, हाइपर मीन्स होता है ज़्यादा। हाइपर मीन्स क्या होता है? ज़्यादा या ओवर। बिलीरुबिन एक सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी आरबीसी जब टूटती है तो उससे हिम और एल्यूमिन बनता है। हिम के बाद में कुछ लीवर के अंदर प्रोसेस होती हैं, कुछ एंजाइम्स मिलते हैं आपस में, और वहाँ से बिलीरुबिन और बिलीरुबिडिन नाम से सब्सटेंस बनती है, जो हमारे स्टूल और यूरिन के द्वारा पास आउट किए जाते हैं। जब कोई ऐसी कंडीशन बनती है कि किसी कारणवश स्टूल के द्वारा या यूरिन के द्वारा जो बिलीरुबिन बना है उसको बाहर नहीं निकाला गया है, या लीवर के अंदर इमेच्योरिटी है, लीवर फंक्शन सही से नहीं कर रहा है, कार्य नहीं कर रहा है, उसकी वजह से बिलीरुबिन की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर बढ़ रही है, या हमारा बहुत ज़्यादा आरबीसी टूट रही है, या ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा हमको बिलीरुबिन की मात्रा मिल रही है, माता के अंदर कोई हेमोलाइटिक डिजीज है ना, उसकी वजह से हमारे ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा हमको कोई ऐसा एंजाइम मिल रहा है, या कोई बिलीरुबिन, डायरेक्ट बिलीरुबिन हमको मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन की वजह से भी क्या हो सकता है कि जो बिलीरुबिन की मात्रा है बॉडी के अंदर बढ़ सकती है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। हाइपर माने ज़्यादा, बिलीरुबिन की मात्रा, मिया मीन्स ब्लड के अंदर बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाना हाइपर बिलीरुबिनिया कहलाता है, और इसी को हम जॉन्डिस भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस इज द येलो कलर ऑफ द स्किन एंड स्क्लेरा कॉजेज बाय डिपोजिशन ऑफ द बिलीरुबिन, यानी बिलीरुबिन जब इकट्ठा हो जाता है बॉडी के अंदर तो हमारी जो स्किन की कलर है वो कैसी देखने लगेगी? येलो। स्क्लेरा कैसा देखने लगेगा? येलो। उस कंडीशन को हमने क्या बोला है? जॉन्डिस। एडल्ट के अंदर जब स्क्लेरा में के अंदर 2 mg/dl से ज़्यादा हो जाए बिलीरुबिन की मात्रा, और न्यूबॉर्न के अंदर 5 mg/dl से ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम जॉन्डिस बोलेंगे। अगर हम इंसिडेंस की बात करें तो ये टर्म बेबी के अंदर 60% होने के चांस होते हैं, जबकि प्री टर्म के अंदर 80% होने के चांस होते हैं, क्योंकि प्री टर्म बेबी का लीवर जो होता है वो इमेच्योर होता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, और ये एक ऐसी कंडीशन है इसमें कहीं ना कहीं मेडिकल नीड की हमको आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर ये प्रोसेस समझा गया है कि जब आरबीसी के अंदर से है जो हिम और एल्यूमिन निकलता है, तो वहाँ से कुछ, जैसे आरबीसी टूटेगी तो वहाँ से पहले, सबसे पहले जो ऑक्सीजनेसिस सब्सटेंस होते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और आयरन, ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, अलग होने के बाद में वहाँ पर बिलीरुबिन रिडक्टेस एंजाइम उसमें जुड़ जाता है। इसमें आप ये एरो को देखते जाइए, ये वाला एरो, यहाँ पर बिलीरुबिन रिडक्टेस एंजाइम वहाँ पर जुड़ेगा, जो बिलीरुबिन में उसको बदल देगा। और जब प्लाज्मा में ये पहुंचता है, यानी जो हमारे ब्लड के साथ में जो फ्लूइड होता है उसके अंदर जब पहुंचता है, तो वहाँ पर बिलीरुबिन और एल्यूमिन नाम से दोनों एंजाइम रहते हैं। ये दोनों क्या करेंगे? प्लाज्मा के थ्रू यानी ब्लड के थ्रू लीवर के अंदर जाएंगे। हेपेटोसाइट सेल्स होती है लीवर के अंदर, वहाँ पे जाएंगे। वहाँ जाके ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेंस नाम से एक एंजाइम होता है जो इसके साथ ऐड होगा। ऐड होने के बाद में ये बिलीरुबिन डी कॉन्जुगेटेड कॉन्जाइट नाम से एक बना देगा। यानी ये दो तरीके का होता है, कॉन्जुगेटेड और डी कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड। लीवर जो बिलीरुबिन है ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड। दोनों की कंडीशन अलग होती है, एक लीवर से पहले, एक लीवर के बाद, यानी लीवर में पहुंचने से पहले और लीवर में पहुंचने के बाद। नेक्स्ट, इसका जो फाइनल स्टेज होता है वो क्या होता है कि इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ पे से कुछ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है वापस, और कुछ स्टूल और यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यूरिन का यूरिन के द्वारा जो बाहर निकलेगा, या हमारे यूरिन का जो कलर होता है येलो हल्का सा, ये बिलीरुबिन की वजह से ही होता है। टाइप की हम बात कर लेते, मेनली 2 प्रकार का बिलीरुबिन होता है, अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड। अनकॉन्जुगेटेड जो बिलीरुबिन होता है, ये कॉन्जुगेटेड जब लीवर के थ्रू, लीवर में होके प्रोसेस होके प्लाज्मा बाहर यानी ब्लड निकल चुका है, तो कौन सा बनेगा? अनकॉन्जुगेटेड और सॉरी कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड, जो लीवर में, लीवर से पहले। ये बहुत ही ज़्यादा, ये कैसा होता है? एल्यूमिन के साथ बाइंड होता है, फैट सोलूबल होता है ना,
और ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस करता है और टॉक्सिक होता है, हाई लेवल ब्रेन के लिए कैसा होता है, नुकसानदायी होता है। और ये जो होता है ये कैसा होता है, ये ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ में अपना बाइंड करता है, वाटर सोलूबल होता है, और जो वाटर सोलूबल रहेगा वह यूरिन के साथ में और स्टूल के साथ में आराम से बाहर निकल जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता है। फिर टाइप की हम बात कर लेते हैं कि जो जॉन्डिस है वो कितने प्रकार का होता है। तो जॉन्डिस दो प्रकार का है मेनली, प्रकार और भी है इसके, लेकिन मेनली दो प्रकार का, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ऐसा जॉन्डिस होता है कि ये 24 घंटे के अंदर अंदर हमको दिखेगा। कौन सा जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस 24 घंटे के अंदर ही हमको दिख जाएगा, है ना। टोटल बिलिरुबिन का जो लेवल है इसमें 5 mg/dl से कम रहेगा, और जो इंटेंसिटी होती है इसकी 4 से 5 दिन में मैच्योर बच्चे में और 7 दिन में प्री मैच्योर बच्चे में ये अपने आप सही हो जाता है। इसके अंदर सीरम के अंदर जो बिलिरुबिन का लेवल होता है वो 15 mg/dl से कम रहता है, ठीक है। और क्लिनिकली अगर बात करें तो ये डिटेक्टेबल नहीं होता है, और 14 दिन के बाद में, 14 दिन तक डिटेक्ट दिखेगा, उसके बाद में ये नहीं दिखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है कि ये 24 घंटे के विथिन दिख जाएगा, 24 घंटे के विथिन ये दिख जाएगा, और जो बिलिरुबिन का लेवल है वो 5 mg/dl से क्या रहेगा, अधिक रहेगा। सीरम का बिलिरुबिन का लेवल 15 mg/dl से अधिक रहेगा। और इसके अलावा जॉन्डिस जो है वो 14 दिन बाद भी हमको शो होगा, 14 दिन बाद भी क्या होगा, शो होगा, बच्चे के अंदर डिटेक्ट होगा। स्टूल क्ले हो जाएगा, वाइट कलर्ड हो जाएगा, है ना। स्टूल ये क्ले क्यों हो जाएगा, क्ले कलर का या वाइट कलर क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब बिलिरुबिन नहीं आएगा तो येलो कलर उसको नहीं मिल पाएगा। डायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल 2 mg/dl होता है इसके अंदर। दोनों के अंदर क्या समानता, अच्छा इनका हम जो डिफरेंट है दोनों के अंदर इधर देख लेते हैं एक बार। ऑनसेट, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब ऑनसेट होगा, आफ्टर 2 से 3 दिन बाद में, जबकि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कब हो जाएगा, कभी भी हो सकता है, 1 घंटे के अंदर भी हो सकता है। इसके अलावा बाकी सब जो हम इधर पीछे पढ़ चुके थे यही सब है। और क्लिनिकली अगर हम बात करें तो इसमें बच्चा जो एनेमिक नहीं दिखेगा, नॉर्मल दिखेगा, जबकि इसके अंदर बच्चा एनेमिक दिखेगा, नॉर्मल नहीं दिखेगा। जो स्टूल यूरिन का कलर है वो चेंज हो जाएगा, इसके अंदर नहीं होगा। अच्छा, ये पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल होता क्या है। फिजियोलॉजिकल मीन्स होता है कि जैसे लीवर है, फिजियोलॉजिकल मीन्स होता है, एनाटॉमी के अंदर आप जाओगे तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप पढ़े हो, यानी फंक्शन सही से नहीं कर रहा है, फंक्शन सही से नहीं कर रहा है तो कौन सा हो गया, फिजियोलॉजिकल। फंक्शन सही से नहीं कर रहा है लीवर तो कौन सा जॉन्डिस हो गया, फिजियोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल यानी पैथोलॉजिकल डिफॉर्मिटी हुई है कहीं ना कहीं, या तो आरबीसी टूट रही है ज़्यादा मात्रा में, या कोई ब्लड से संबंधित एबीओ ब्लड ग्रुपिंग या ग्रुप से संबंधित कोई दिक्कत है, यानी कोई ना कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हुई है बॉडी के अंदर, तो ऐसी कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज की, कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं जॉन्डिस की। फिजियोलॉजिकली सही से काम नहीं कर रही है बॉडी, ब्लड ग्रुपिंग इनकॉम्पेबिलिटी है, RH नेगेटिव पॉजिटिव वाला कुछ दिक्कत है, G6PD डेफिशिएंसी है। ये G6PD एक एंजाइम होता है लीवर के अंदर जो ट्रांसफरेंस करने का काम करता है, बिलिरुबिन के अंदर काम करता है, ग्लूकोज को भी ये डाइजेस्ट करवाने का काम करता है। इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क के वजह से जॉन्डिस हो गया, ब्रेस्ट की मिल्क की माता का जो ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है उसके अंदर कोई ऐसा हार्मोन है, सॉरी एंजाइम है, जिसकी वजह से बिलिरुबिन चेंज नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा माता के अंदर बहुत ज़्यादा हिम का लेवल टूट रहा है, आरबीसी टूट रही है। सिपेलो हेमाटोमा हुआ है बच्चे का जब जन्म हो रहा था, तो उसको उसके चोट लग गई स्कल के अंदर और उसको सिपेलो हेमाटोमा हो गया, स्कल के अंदर चोट लग गई या ब्लड भर गया, तो या कहीं ना कहीं हिम टूटेगा तो कहाँ आएगा, सब प्लाज्मा में आएगा। इन्फेक्शन कोई हो गया है, टॉर्च इन्फेक्शन होता है, कई प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं। देखिए अगर हम जॉन्डिस का एक शॉर्ट फॉर्म बनाए कि रिस्क फैक्टर ऑफ जॉन्डिस, जे जॉन्डिस यानी विद इन फर्स्ट 24 आवर्स लाइफ में हो रहा है, प्री मैच्योर बच्चा है ना। इसके अलावा जॉन्डिस न्यूनेट को हो रहा है, छोटा बच्चा है ना, उसको जॉन्डिस हो रहा है।
अनरिकॉग्नाइज्ड हिमोलाइसिस हो रहा है, बिना किसी कारण ब्लड टूट रहा है। नॉन ऑप्टिमल सकलिंग नर्सिंग, है ना, ऐसा बच्चा है जो सक नहीं कर पा रहा है। डेफिशिएंसी हो रही है G6PD की, ड्रग्स ले रहा है ना, सेप्ट्रोक्सोन वगैरह ड्रग्स ले रहा है। माता माता ने ये ड्रग्स ली हो, या बच्चे को हम आई भी दे रहे हो। इन्फेक्शन हुआ है, सिफेलोहेमाटोमा हुआ है, ब्रेसिंग हुआ है। ब्रेसिंग भी एक ऐसी कंडीशन होती है यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लड ब्लड का टूटना हो गया, ब्लड हिमोलाइसिस होगा। स्किन पर जब ब्रेसिंग होगा तो कहीं ना कहीं ब्लड टूटेगा। ऐसे व्यक्ति जो ईस्टर्न एशियन या नॉर्थ इंडियन है, उनके अंदर ये कंडीशन देखने को ज़्यादा मिलेगी। ये रिस्क फैक्टर है, ऐसा कुछ बाकी कॉजेज ये है। अगर किसी बच्चे को जॉन्डिस है, हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है? तो हमको बच्चे का वेट करना है, गेस्टेशनल और पोस्टनेटल एज क्या है उसकी, इस बारे में हमको देखना है। यानी बच्चे को हम ट्रीट करने जा रहे हैं तो हम क्या क्या देखेंगे। इसके अलावा क्लिनिकल कंडीशन बच्चे की देखनी है कि किस डिग्री का जॉन्डिस उसको हुआ है। ये डिग्री कैसे देखेंगे अभी मैं बताऊंगा। इसके अलावा डिसाइड करना है जॉन्डिस कैसा है, फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हुआ है। क्योंकि फिजियोलॉजिकल में हमको बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, जबकि पैथोलॉजी में कल में हमको इंटरवेंशन की ज़रूरत है। इसके अलावा बच्चे को क्रिनेक्चर्स तो नहीं हो गया, यानी जो बिलिरुबिन का लेवल इतना तो नहीं बढ़ गया। जब 15 mg/dl से ज़्यादा हो जाता है तो ये वाली डिजीज या ये वाली कंडीशन डिसऑर्डर होने के चांस होते हैं। ये ब्रेन के अंदर होता है और ब्रेन इससे डैमेज हो सकता है। क्रिनेक्चर्स वाली कंडीशन होती है मेनली जब होता है ये 20 mg/dl से हो जाता है, ऊपर हो जाता है बिलिरुबिन का लेवल। कैसे नापेंगे हम? हेड से हम नापना स्टार्ट करेंगे और नीचे तक हम नापते हैं और उसको हम एक डाटा देते हैं कि इस तरीके से कि किसी बच्चे का फेस पे सिर्फ अगर येलो कलर दिख रहा है हमको, है ना, साइन सिम्टम दिख रहे हैं, तो उसको 6 mg/dl मानेंगे। 6 mg क्या मानेंगे? पर डीएल मानेंगे हम। किसका लेवल? बिलिरुबिन का लेवल। अपर ट्रंक भी इसमें इंक्लूड हो गया, यानी अपर ट्रंक भी इंक्लूड हो गया तो हमने उसको 9% मान लिया है। लोअर ट्रंक भी इंक्लूड हो गया तो हमने उसको क्या मान लिया? 12% मान लिया। और किसी का आर्म और लोअर लेग यानी पूरा का पूरा ही अगर इंक्लूड हो गया यहाँ तक से तो उसको हमने 15% मान लिया है। और इसके अलावा किसी बच्चे के अगर नीचे पाम में, कहाँ पे, पाम में और सोल में भी येलो कलर आ गया है, पाम के सोल में भी येलो कलर आ गया है, तो उसको हम 15 से ज़्यादा मानेंगे। यानी 15 mg/dl से ज़्यादा हम उसका लेवल मानेंगे। 15 से अगर नीचे रहेगा बिलिरुबिन का लेवल तो हम उसको फिर भी सीवियर कंडीशन नहीं मानेंगे, लेकिन 15 से ऊपर जाएगा तो इसको हम कैसी कंडीशन मानेंगे? सीवियर कंडीशन मानेंगे। और 20 से ऊपर जाने पर तो बच्चे को वेरी सीवियर कंडीशन में हम लेते हैं। अभी हम जो पढ़ रहे थे कंडक्चर्स की हम बात कर रहे थे, ये जब बिलिरुबिन का लेवल 20 mg/dl से ऊपर चला जाता है तो ये वाली कंडीशन होने की संभावना होती है, यानी ब्रेन के अंदर बिलिरुबिन चला गया है। अगर ऐसा हो गया है तो बच्चे को नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कई दिक्कतें आने लगती है, कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं, बच्चा लेथार्जी होता है, बच्चा पुअर फीडिंग करने लगता है ना, ये येलो कलर हो जाता है उसकी बेबी की स्किन वगैरह का, फेस का, और बच्चा सही से मूव नहीं कर पाता, मोरो रिफ्लेक्स उसके ख़त्म होने लगते हैं। ब्रेन की कंडीशन कुछ इस तरीके की हो जाती है। लेथर्गी हो गया, बच्चा पुअर हो गया, है ना, मोरो रिफ्लेक्स ख़त्म हो गए। इसके अलावा और बच्चों को कॉन्वलेजेंस भी आ सकती है। जिसको जॉन्डिस हुआ है उसके हम क्या टेस्ट कर सकते हैं? तो कुछ लेबोरेटरी टेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। टोटल बिलिरुबिन हम उसका देखेंगे, बॉडी के अंदर कितना उसका बिलिरुबिन है। ब्लड ग्रुपिंग उसका करा के देखेंगे, माता और बच्चे का RH नेगेटिव तो नहीं है। इसके अलावा हम उसके पेरिफेरल सेमिनार करके देख लेंगे, हेमाटोक्रिट लेवल कितना है बच्चे का, HB लेवल कितना है। G6PD को असेस करके देखेंगे, कॉम टेस्ट करा के देखेंगे हम। इसके अलावा उसके कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, सेप्सिस स्क्रीनिंग करवा लेंगे, लीवर थायराइड फंक्शन करवा लेंगे, टॉर्च वाला इन्फेक्शन का हम जांच करवा लेंगे, है ना, ये टॉर्च कॉमन इन्फेक्शन होते हैं 5। इसके अलावा बच्चे को लीवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी हम करवा सकते हैं। ये एक मशीन है, इसको आप देख लीजिए, इससे डायरेक्ट बच्चे के हेड पर हम इस मशीन को लगाते हैं और ये कुछ सेकंडों में ही बता देते हैं कि बच्चे का जॉन्डिस का लेवल क्या है। जॉन्डिस मीटर है ये टेस्ट है जो RH के लिए हम कराते हैं, RH नेगेटिव माता के लिए। रेटिकुलोसाइट यानी ब्लड टेस्ट हम करवा लेंगे।
लीवर फंक्शन टेस्ट हम करवा लेंगे। कौन सा फंक्शन टेस्ट? लीवर फंक्शन टेस्ट भी हम करवा सकते हैं। कोई हेपेटिक डिजीज़ तो नहीं है, कोई लीवर से संबंधित डिजीज़ तो नहीं है, हेपेटोसाइट के अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है, ये सब हम इसके अंदर देख लेंगे। कोई एंजाइम है जिसका लेवल तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गया है। नेक्स्ट हम अदर टेस्ट की अगर बात करें तो हियरिंग टेस्ट हम बच्चे का करवा सकते हैं, क्योंकि क्रनिचिक्स अगर हुआ है तो ब्रेन के अंदर गया है तो कहीं ना कहीं उसकी हियरिंग प्रॉब्लम भी बच्चों को आ सकती है, तो इसलिए हम उसका हियरिंग टेस्ट भी करवा लेंगे। और क्रनिचिक्स के लिए एमआरआई हम करवा लेंगे बच्चे के हेड की। मैनेजमेंट की बात करें तो हम इसमें फोटोथेरेपी, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन और कुछ ड्रग्स हम इसके अंदर देते हैं। फोटोथेरेपी की हम बात कर लेते हैं। फोटोथेरेपी एक मशीन होती है, ठीक है, एक सिंपल सी मशीन होती है जिसमें कुछ ट्यूबलाइट्स ऊपर लगी होती है। इसके दो कलर होते हैं, वाइट कलर और येलो कलर, ब्लू कलर, सॉरी। ब्लू कलर को हम मेनली यूज करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, वाइट कलर यहाँ पर यूज नहीं की जाती है, ये फॉरेन्स के अंदर यूज की जाती है। ये है कन्वेंशनल फोटोथेरेपी मशीन, यानी इसके अंदर सिर्फ ऊपर आपको यहाँ मशीन दिख रही है, यहाँ से ये लाइट आ रही है, नीचे बच्चे पर पड़ रही है ना। ये इससे कैसे आराम मिलता है अभी आगे बताऊंगा। ये है हमारी ट्रिपल यूनिट इंटेंसिव फोटोथेरेपी मशीन। इसमें 3 प्रकार से बच्चे को फोटोथेरेपी दी जाती है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, आप देख सकते हो। आपको 3 साइड नज़र नहीं आ रही होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। 1 साइड, 2 साइड, एक ये नीचे इसके लगी हुई है, देखो 3 साइड। और ये है कन्वेंशनल जिसमें सिर्फ एक ही साइड से क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है, एक ही साइड से लाइट आ रहा है ऊपर से, तो ये कन्वेंशनल है। ये ट्रिपल इंटेंसिव फोटोथेरेपी। कैसे ये काम करती है? देखिए, ये जो लाइट होती है, ये लाइट जो नेटिव बिलिरुबिन होता है, जो बिलिरुबिन जमा हुआ है बॉडी के अंदर, है ना, जो एक्सचेंज नहीं हो रहा है, उसका देखिए रीजन समझिए। जैसे ये बिलिरुबिन है जो बॉडी के अंदर जमा हुआ है, इसकी ऐसी स्ट्रक्चर है, इसकी ऐसी स्ट्रक्चर है, ठीक, सपोज दैट इसकी ऐसी स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करेगा, ये जो फोटोथेरेपी मशीन है, ये क्या करेगी, इस स्ट्रक्चर को सीधा कर देगी, इस स्ट्रक्चर को जैसे इस तरीके से कर देगी, जिससे ये सिंपली वाटर सोल्यूबल हो जाएगा और आराम से स्टूल और यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाएगा। ये डायरेक्ट ऐसे काम करती है बिना लीवर का सहयोग लेके। तो ये जो नेटिव बिलिरुबिन होता है, ये कैसा होता है, वाटर इनसोल्यूबल होता है, यानी वाटर के अंदर नहीं घुलता है। तो ये जैसे ही हम ये रेस डालेंगे, ये लाइट डालेंगे, ये 450 से 460 nm की रेज होती है, ब्लू कलर की होती है, मैंने ध्यान रखना है, ब्लू वाइट दोनों होती है, लेकिन इंडिया के अंदर ब्लू यूज की जाती है। तो ये क्या करेगी, फोटो आइसोमर्स ऑफ बिलिरुबिन, बिलिरुबिन को नेटिव बिलिरुबिन को किस में चेंज कर देगी, फोटो आइसोमर्स ऑफ बिलिरुबिन में, जो कैसा होता है, वाटर सोल्यूबल, और यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। अब जब बच्चे को फोटोथेरेपी मशीन चल रही है तो हमको किसका ध्यान रखना है, ये हमको उसके हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, क्योंकि उसको यूरिन के द्वारा बाहर निकालना है, तो उसके बच्चे के हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, उसको NaSRL जो भी हमको देना है वो समय समय पे देते रहना है। फोटोथेरेपी की क्या टेक्निक है, देते समय क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखेंगे, क्या देंगे हम, तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले हैंड वॉश करना है ना, बेबी को हमें नेक्ड करना है ना, इंक्यूबेटर के लिए, क्रेडल या इंक्यूबेटर जो हम यहाँ भी हमको रखना है। बेबी की जो आई है, आई पर हमको फेस शील्ड लगानी है, आई पर हमको क्या लगानी है, फिक्स करनी है शील्ड, यानी उसकी आई को कवर करना है, उसके जेनाइटल ऑर्गन को कवर करना है, दोनों को हम क्या बोलेंगे, कवर करेंगे। लाइट की जो दूरी है, ऊंचाई है, यानी जो बच्चे से ऊंचाई है लाइट की, ये 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फोटोथेरेपी स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा हर 2 घंटे में बच्चे का पोजीशन चेंज करेंगे और ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहेंगे, क्योंकि हमको हाइड्रेशन मेंटेन करना है। लाइट बच्चे पे पड़ेगी तो कहीं ना कहीं उसका पानी वहाँ से लॉस होगा, तो इसलिए हमको हाइड्रेशन मेंटेन करना है, ठीक है। टर्न बेबी आफ्टर ईच फीड, बेबी को टर्न करेंगे हर, उसके बाद में हर 2 से 4 घंटे में बच्चे का टेम्परेचर लेंगे, डेली वेट उसका हम रिकॉर्ड करेंगे, बच्चे का वजन तो नहीं कम हो रहा है ना। इसके अलावा यूरिन की फ्रीक्वेंसी, बच्चा कितनी बार यूरिन जा रहा है, ये हम देखेंगे, और बिलिरुबिन को मॉनिटर करते रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए जो बच्चा है जिसको फोटोथेरेपी दी गई है, ये पहले फोटोथेरेपी देने से पहले था, बच्चे कलर येलो दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर बच्चे कलर येलो नहीं दिख रहा है, यानी इसको कहीं ना कहीं इससे आराम मिला है। ये इसमें फोटोथेरेपी मशीन को आप अच्छे से देख सकते हो, इस तरीके से ऊपर से लाइट पड़ती है, बच्चा नीचे रहता है, ये इंक्यूबेटर है। साइड इफेक्ट की हम बात कर लेते हैं कि फोटोथेरेपी से क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो देखिए, इनसोल्यूबल वाटर लॉस होता है, तो वाटर लॉस होता है इससे, है ना। स्टूल बच्चे को हो सकते हैं, लूज स्टूल, स्किन के अंदर रेसेस पड़ सकते हैं क्योंकि हीट होती है उसके लाइट के अंदर। इसके अलावा ब्राउन्ज बेबी सिंड्रोम हो सकता है। ब्राउन्ज बेबी सिंड्रोम यानी बेबी का कलर ऐसा हो जाएगा, ब्राउन कलर का बेबी हो जाएगा,
कैसे कलर का भी हो जाएगा, ब्राउन कलर, ये इसका कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा हाइपरथर्मिया हो सकता है बच्चे के अंदर, टेम्परेचर बढ़ सकता है बच्चे का। इसके अलावा हाइपोकैलेस्मिया बच्चे के अंदर होता है, कैल्शियम का लेवल घट सकता है। दूसरा, ये तो फोटोथेरेपी थी जिससे हम बच्चे की जॉन्डिस को ट्रीट कर रहे थे। एक इम्यूनोग्लोबिन दे के भी हम बच्चे को ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कोई माता है जिसको RH नेगेटिव वाले माता है, RH पॉजिटिव बच्चा है, इस तरीके की कंडीशन है ना, तो ऐसे बच्चे को हम क्या देंगे, इम्यूनोग्लोबिन देंगे 1 ग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से हम देते हैं। और जिससे क्या होगा, बच्चे के अंदर जो हीमोलाइसिस हो रहा था वो रुकेगा और जो जॉन्डिस वाली कंडीशन है उसके अंदर कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। ऐसा बच्चा है जिसको बिलिरुबिन का लेवल 15 mg पर DL या 20 mg पर DL से ज़्यादा हो गया है प्लाज्मा के बच्चे के अंदर, तो उसको हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन यानी हम उसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। कैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, जैसे ये ब्लड इधर से लेंगे, हम इधर से हम क्या लेंगे, बेस्ट ब्लड लेंगे। तो बच्चे के अंदर हम उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके थ्रू ही ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे हम एक बार में बच्चे के अंदर से 100 ml ब्लड निकाल लेंगे। कितना ml निकाल लेंगे, 100 ml हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद में उसको हम प्यूरीफाई करके या हम जो डोनर ब्लड को वापस से हम 100 ml डाल देंगे। फिर हम 100 ml निकालेंगे। एक साथ बच्चे का ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करते हैं, हम धीरे धीरे बच्चे का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ये एक कंडीशन होती है, देखो यहाँ पर दिखाया गया है एक्शन ट्रांसफ्यूजन के अंदर। इसको समझेंगे कि पहले हम 100 ml निकालेंगे, फिर 100 ml को प्यूरीफाई करेंगे, उसके बाद वापस से 100 ml बच्चे के अंदर डालेंगे, फिर 100 ml निकालेंगे। इस तरीके का एक पूरा प्रोसेस होता है। ये एक ड्रग्स है जिसको 3 से 8 mg पर केजी पर डे हम बच्चों को दे सकते हैं IV। इसका नाम है फिनोबार्बिटल। और ये जब किस कंडीशन में देते हैं, जब बच्चे को क्या हो गया, कर्निक्चर्स हो गए, यानी उसके ब्रेन के अंदर कौन पहुंच गया है, बिलिरुबिन पहुंच गया है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग।